बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हुकूमत और अपोजिशन में एक और मैच पड़ गया। जलसों के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए और जरा ये कहते हैं कि तसादम का खतरा पैदा हो गया। ना हुकूमत अपोजिशन को जलसों की इजाजत देने पर तैयार हो रही है, ना अपोजिशन जलसों को मनसूख करने पर राजी है। हसास इदारों के मुताबिक अपोजिशन किसी सूरत जल्द से मनसूख नहीं कर रही। पीडीएम ने 22 नवंबर को पेशावर और 29 नवंबर को मुल्तान में जलसों का ऐलान कर रखा है। पेशावर का जलसा पीडीएम की जानिब से ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक आखिरी जलसा है, जबकि मुल्तान में मुस्लिम लीग नून ताकत का मुजाहरा करने वाली है। जराये के मुताबिक हुकूमत इन जलसों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, जबकि अपोजिशन इस खदशे के पेश नजर अपने कारकुनों को अलर्ट रहने की हदायत कर रही है। जरा ये कहते हैं कि पेशावर के जलसे में पीडीएम तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेगी, जिसमें मुल्क गिर एहतजाज और रैलियां निकाली जाएंगी। तो कहने वाले तो कहते हैं कि कोरोना की आड़ में अपोजिशन की तहरीक को दबाने के लिए जलसों पर पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद भी हुकूमत ने बड़े इत्मीनान से अपने जलसे जुलूस तो कर लिए, तकरीबात भी मुनक्कद कर ली, इलेक्शन भी करा लिए। अब जलसों पर या गैदरिंग पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो शोर इतना मचाया गया है कोरोना का कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीजे पर पाबंदी लगा दी है, वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। और दूसरे ममालिक भी जाहिर है जिस मुल्क में कोरोना इतनी तेजी से फैला हो या ना हो, लेकिन ये कहा जाए कि कोरोना फैल गया है तो बाकी मुल्कों में भी ये पाबंदी लगाई जा सकती है। ये दुरुस्त है कि इस वक्त कोरोना की वबा मौजूद है और इस बात का पहले से अंदाजा लगाया जा चुका था कि मौसम सरमा जैसे शुरू होगा कोरोना की दूसरी लहर वापस आ सकती है। लेकिन इसको रोकने के लिए जो अमली इक़दाम हुकूमत की जानिब से किए जाने चाहिए थे, जैसे पिछली बार किए गए थे, वो इस बार नजर नहीं आए। तो लगता यूं है कि इस बार कोरोना सिर्फ हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने के लिए आया है, इसलिए अपोजिशन जलसे मनसूख करने से इनकार कर रही है और हुकूमत भी सिर्फ जलसे मनसूख कर रही है, बाकी जो गैदरिंग है उसको नहीं मनसूख कर रही। बाजार भी खुले हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं। कल मानसहरा में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, उस जलसे में हजारों लोगों ने शिरकत की, लेकिन कहीं भी एसओपीज पर अमल होता नजर नहीं आया। तो हुकूमत अगर जलसों पर पाबंदी लगाना चाहती है तो उसके लिए बेहतर ही होता कि अपोजिशन को एतमाद में ले लेती, लेकिन जिस तरह जोर जबरदस्ती की जा रही है, लोग ये समझते हैं कि कोरोना की आड़ में उन्हें जमहूरी हक से महरूम रखने की कोशिश की जा रही है। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि जलसे छोटे शहरों में हो रहे हैं, जबकि कोरोना देखे तो बड़े शहरों में बढ़ रहा है। कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, ये बड़े बड़े शहर हैं जहां पे ना जलसे हो रहे हैं ना कोई जुलूस निकल रहे हैं। अगर जलसों से ही कोरोना फैलता है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में तो बड़े बड़े जलसे हुए हैं, उसके बाद तो फिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान को खुदा ना हादसा कोरोना हो जाना चाहिए था। तो मुल्क में कोरोना की सबसे ज्यादा शरह उन शहरों में हो रही है जहां पे ये जलसे नहीं हो रहे। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो जलसों की वजह से तो कोरोना नहीं फैल रहा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना फैल रहा है, और ना सिर्फ फैल रहा है बल्कि बढ़ भी रहा है। लेकिन इसकी शरह बड़े शहरों में सबसे ज्यादा है, जहां लोगों में शऊर है और लोग एहतियात भी कर रहे हैं। इसके बावजूद ये बीमारी बढ़ रही है। एहतियात बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाने से कोरोना को अगर रोका जा सकता है तो फिर अपोजिशन को मेरे ख्याल में खुद इसमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का खौफ तो बहरहाल सभी को है, क्योंकि इसकी मेडिसिन इजाद हो गई है अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में, इसकी दवा बिल्कुल इजाद हो गई है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उससे कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन ये दवा अभी मार्केट में आई नहीं, तो अभी भी महज एहतियात से ही बचाव मुमकिन है। तो अपोजिशन को या तो फिर ये करना चाहिए कि अगर वो जलसे करना चाहते हैं तो फिर सब में मास्क बांटे। अपोजिशन को अगर एक जलसा इस वजह से मनसूख करना पड़ता है तो कर देना चाहिए, ये कहने की बजाय कि जब हुकूमत ये पोजीशन लेती है कि हम अपोजिशन को एक्सपोज कर रहे हैं या फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कीजिए, तो फिर इससे फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। तो कोरोना के मामले में हुकूमत और अपोजिशन दोनों को लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर पाबंदी बाजारों में नहीं है, मार्केटों में नहीं है, पुरहजू मकामात पे नहीं है, तो फिर जलसे हो सकते हैं। उसके लिए बेहतर है कि आप मास्क लगाएं
और जलसे में जाएं, क्योंकि मास्क इस वक्त बचाव का सबसे बड़ा अहम और मौसर जरिया है। जो पिछले कोरोना में हमने देखा, जब जून में कोरोना आया था तो उस वक्त डिस्टेंस जो है, फिजिकल डिस्टेंस था, उसके बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन इस बार कोई नहीं कह रहा कि आप फासला रखें, एहतियात रखें, सिर्फ ये कि जी ज्यादा लोग जमा ना हो और खासकर अपोजिशन जलसे ना करे। तो अगर तो अपोजिशन के जलसों के लिए कोरोना आया है तो फिर मुझे लगता है कि इस पे अपोजिशन कभी भी जलसे मंसूख करने पे राजी नहीं होगी। अब गिलगित बल्तिस्तान की भी कहानी खुलकर सामने आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं और पीपल पार्टी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमिश्नर ने अली अमीन गंडापुर, जो कि पीटीआई की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो उसको देख रहे थे, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे या उस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में उनका बहुत किरदार है। तो अली अमीन गंडापुर की कमिश्नर साहब से मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर पीपल पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के कमिश्नर राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजा शहबाज से मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत बना रही है। इसके अलावा आज गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट हुए हैं और बहुत ही फेयर हुए हैं। और इसके बारे में फाफन की रिपोर्ट के हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज ने क्या कहा। ये फीफा ने सब ने इन्होंने लिख कर दिया है कि ये साफ सुथरा और एवन इलेक्शन हुआ है, साफ सुथरा। ये बिल्कुल गैर जानिबदार, तमाम उन्होंने इसको सराहा है और ये बिल्कुल गलत बात है, ये झूठ है, कोई इल्जाम है खामखा। जहाँ तक वो जिस तस्वीर की बात कर रहे हो, ये अगस्त की तस्वीर है। उस 2019 में वो मैं उधर कर्टिस गाल में गया था, कश्मीर फेज में, मेरा इलेक्शन एक्ट ये इधर नहीं था। मैं इसको हावी कराने के लिए मैं यहाँ से केस बनाकर गया था वहाँ पर। तो उधर उसी सूफे पर मेरे साथ आईजी आवासी साहब भी मेरे साथ थे। ये सब बातें मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, गलत है। समझे, मैं भरपूर इसकी मजम्मत करता हूँ। ये गलत इल्जाम लगाने से ये गुरेज करे। तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को फेयर, ट्रांसपेरेंट करार देने के लिए फाफन की रिपोर्ट का सहारा दिया जा रहा है। ये वही फाफन है जिसने 2018 में ये रिपोर्ट दी थी। 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो फाफन ने ये रिपोर्ट दी थी कि 95% फॉर्म ऐसे हैं जिन पर दस्तखत नहीं है। ये वो फॉर्म है जिसके बारे में 45 जिसके बारे में कहा जाता था कि जी फॉर्म 45 है जिसके ऊपर दस्तखत नहीं है। 95% फॉर्म दस्तखत शुदा नहीं थे। दस्तखत करते हैं वो उम्मीदवारों के वो नुमाइंदे जो इलेक्शन में काउंटिंग कर रहे होते हैं। तो ये कहानी है। अगर फाफन की रिपोर्ट को आपने बिलीव करना तो फिर 2018 की जो रिपोर्ट थी उसको हम क्यों बिलीव नहीं करते। 2013 में भी रिपोर्ट आई थी उसकी, और 2013 में भी उन्होंने इलेक्शन को बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट और फेयर करार दिया था, जिसको पीटीआई गवर्नमेंट ही मानती थी। तो ये अपनी मर्जी का होता है कि अगर मैं इलेक्शन जीता हूं तो फिर जो रिपोर्ट आएगी उसके हवाले से फेयर और ट्रांसपेरेंट करार देने के लिए उसी को तस्लीम करेंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं और आज बिलावल भुट्टो ने यह भी दावा किया कि जनवरी में यह हुकूमत घर चली जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के एक किस्म का नो कॉन्फिडेंस का ये है रेफरेंडम वफाक की सियासत से, वफाकी हुकूमत से, वफाकी पॉलिसी से, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सबसे ज्यादा ना सिर्फ वोट्स लिए मगर उनको बहुत पीछे छोड़े हैं। जो इलेक्शन दिन से लेके आज तक मैं अपने कारकुन को, चाहे वो हमारा यासीन के कारकुन हो या GB2 के कारकुन हो, तो 3-4 दिन की इस मौसम में अपना धरना एहतजाज कर रहे हैं, अपना सियासी हक इस्तेमाल करके इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड इलेक्शन कमिश्नर को शर्मा के अपना रिकाउंटिंग भी अभी तक करवा रहे हैं। अपना पोलिंग बॉक्स जो GB21 में मेरे ख्याल में चोरी हुआ था, उस पोलिंग बॉक्स का जो उस वक्त FIR काटा गया, अब वही इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहा था कि कोई गलती नहीं हुई इस इलेक्शन में, कोई गड़बड़ नहीं हुआ इस इलेक्शन में, वो भी मजबूर हो रहे हैं कि उस पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग करवा दे। तो बिलावल भुट्टो ने यह दावा इसलिए किया कि आज 4 आजाद उम्मीदवार पीटीआई के साथ मिल गए और पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए एक्टिविटी कर रही है
और ये पैगाम उनका आज़ाद उम्मीदवारों के लिए था कि आज़ाद उम्मीदवार इंतज़ार करें, जो हुकूमत जा रही है उसके साथ ना मिले। लेकिन वो कहते हैं ना कि हुकूमत 4 दिन की भी हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज़ाद उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हो गए। 4 उम्मीदवारों ने आज PTI में शमूलियत भी इख्तियार कर ली। और आगे बढ़ते हैं, और साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की एक किताब मंजर आम पर आई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए, जिनमें उसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कुछ अहम बातें की है। जिसमें सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने उसामा की हलाकत के बाद जब उस वक्त सदर जरदारी को फ़ोन किया तो सदर जरदारी उस पर हैरान नहीं हुए बल्कि खुश हुए। उन्होंने इस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, जिसका मतलब ये लिया जा रहा है कि पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर अमरीकी ऑपरेशन पर पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं था। इस मौजू पर बात कर रहे हैं इरशाद भट्टी और सना बुच्चा, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। वॉच दिस। खाता है तो लगाता है तो असास से ज्यादा हैं तो फलाना, ये बनारसी ठग हमारी इज्जत करवाएंगे। और दूसरी बात याद रखें, इस भूखे नंगे मुल्क का, यानी आपकी गाड़ी किसी इशारे पे रुकती है, कोई फकीर आकर दरवाजा खटखटाता है, आप 50 रुपए उसको देंगे तो वो हाथ उठाकर दुआएं देगा, झिड़क देंगे तो वो क्या कर लेगा, क्या रद्द अमल आपको देगा। आपके बारे में नहीं कहा था अमेरिकी वकील ने कि ये क्या करते हैं, $50 के एवज क्या बेच देते हैं, क्या यानी इसके बाद भी आप समझते हैं कि आजाद कौम तो सिविलियन बालादस्ती तो पार्लियामेंट तो पता नहीं क्या क्या में है। फिलहाल तो इतना बिगाड़ हो चुका है माजी का। जी सलाम। भट्टी साहब की बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ मैं। आप ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी की इज्जत नहीं होती, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भूखा होता है वो चोर होता है। आप ये कह रहे हैं कि किसी भी इंसान की यहाँ पर कोई आइडेंटिटी सना बोलेंगे प्लीज। भट्टी साहब आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने यार। मैंने आपकी बात नहीं काटी। बात लंबी हुई थी फिर। जी सलाम। मांगने वाले कौन है, मांगने वाले कौन है सर, मुझे बता देना। मांगने वाले कौन है, किसके पास जाते हैं वो डॉलर्स, कौन इस्तेमाल करता है, कौन से अवामी मफाद के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, जरा मुझे बताइए ना। जो डॉलर्स हम लेते हैं कौन लेता है, मैं लेती हूँ, आप लेते हैं, आप बता दीजिए। अमेरिका के पैसे कहाँ जाते हैं, किस इदारे पे जाते हैं, किस इदारे पे खर्च होते हैं, उनके साथ कौन असला खरीदता है। आप बात कर रहे हैं मुल्क के अवाम को आप भूखा नंगा कह रहे हैं। हम भूखे नंगे इनकी वजह से हैं, लेकिन भूखे नंगों की भी इज्जत होती है। भट्टी साहब प्लीज, आप इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते। हमारी कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत करवाई गई है और उसको करवाने के लिए हमें लीडर्स की जरूरत नहीं है। वी ऑल स्टैंड ऑन आवर ओन। आप प्लीज ये ना कहें, हम बिल्कुल एक पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, एक इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप हमें इस तरह इंसल्ट करें। किसी भूखे नंगे की इज्जत नहीं होती। क्या अब हर भूखा नंगा चोर होता है? क्या भूखे नंगे की वाकई क्या कोई गरीब की इज्जत ही नहीं है? आप तो ये कह रहे हैं कि गरीब जो गुर्बत में है वो भूखा नंगा है। नहीं, भूखा नंगा ही नहीं, मुझे बता दें जो तमाम तर डॉलर। अब अगर ये क्लिप भारतीय मीडिया के हाथ लगेगा तो वो क्या करेंगे? बड़े खुश होंगे। देखिए, एक सहाफी नुमा शख्स अवाम को भूखा नंगा कह रहा है और सियासतदानों को गालियां दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ खातून सहाफी वो फौज पर डॉलर लेने के इल्जाम लगा रही हैं। क्या ये दोनों पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि इसके पीछे दोनों की कोई बदनीयती नहीं है, लेकिन अकल और दानिश भी नहीं है। वो एक शेर है ना कि अपने ही गिराते हैं नशेबन पर बिजलियां। तो जिनके इरशाद भट्टी जैसे तर्जमान और दोस्त हों, उनको क्या किसी दुश्मन की जरूरत है? जुबान के कारीगर और अल्फाज के मिदारियों ने पाकिस्तान की सूरत बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर वक्त खुद पे लान तान, मलामत और मातम करके लोगों में मायूसी और बेचैनी पैदा करना और दुश्मन को खुश करना। सबको मालूम है हमारा दुश्मन कौन है। एक ही दुश्मन है, हमारे बराबर बैठा हुआ। चाहे यह हरकत दानिस्ता की गई हो या नादानस्तगी में की गई हो। वो कहते हैं ना कि लिखा हो तो आप मिटा सकते हैं, लेकिन जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता, इस तरह जुबान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं होते। वो कैच होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं और फिर दुनिया उसका तमाशा लगाती है। और ये अल्फाज ही होते हैं जो आपके किरदार का तयन करते हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि इंसान का किरदार उसकी जुबान के नीचे छुपा होता है और जुबान ही उसके किरदार को जाहिर करती है। तो बदकिस्मती से हम उस अहद में जिंदा है जहां हमें खुद को लान तान करने, मारने, पीटने और मातम करने के सिवा कुछ नहीं आता। अमेरिकी सदर ने किताब लिख दी, हमारी बेइज्जती हो गई। ISI के एक एक्स चीफ की किताब भारत में छप गई, हमने यहां रोना पीटना और मातम शुरू कर दिया।
तो ये मलामती किस्म के सहाफियों ने पाकिस्तान के इमेज को तबाह करके रख दिया। वो कहते हैं ना, लड़ाई बाहर होती है और खवातीन घर में खुद को पीटना शुरू कर देती है, हाय मर गया, हाय हो गया। तो ये हाल है हमारा। इस इमेज को तबाह करने में और भी लोग पीछे नहीं है, सियासतदान हो, इदारे हो, सब इस दौर में लगे हुए हैं। तो प्रोपेगेंडा और महज सियासी मुखालफत की बुनियाद पर हम आज इतने आगे निकल चुके हैं, और कितने निकल चुके हैं शायद मुझ समेत किसी को भी ये अंदाजा नहीं है। और वजीर आजम से लेकर आम आदमी तक कोई दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात ऐसी नहीं कि जो हम कहे कि जी इसको जाने दो, इस पर बात नहीं करनी, और ना ही हम दूसरे का नुक्ता नजर सुनने के लिए राजी हैं। तो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चले सियासत किसी हद तक बदनाम है तो सियासत में बातें करते रहें, लेकिन मुल्क के हवाले से और बाकी जो बहुत अहम कौमी मामलात है जिन पर आपका दुश्मन लिवरिंग लेता है वो तो ना करें। तो पाकिस्तान के हवाले से दुनिया कुछ भी कहे, हम सारी तोपों का रुख उनकी बजाय अपनी तरफ कर लेते हैं और खुद को ही उड़ाने लगते हैं। तो मेरे नजदीक तो ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है और एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। काबीना और उसके हुजम और अखराजात के हवाले से आजकल बहुत से सवाल उठ रहे हैं और वज़ीर के मामले खुसूसी आमिर डोगर इस पर बात कर रहे हैं। हामिद मीर के साथ देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। 51 रुकनी काबीना का आपने दिखाया। मैं भी आज कैबिनेट में अपना चार्ज लेकर आया हूं और लिख कर आया हूं। इसमें मेजॉरिटी जो ऑनरेरी जिस तरह है मैं हूं और बाकी मिनिस्टर्स ने और मावने खुसूसी ने कोई वो तनख्वाह नहीं लेते। अच्छा। ये 51 जो वजीर हैं इनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जो इस हुकूमत के खजाने पे बोझ नहीं है। अच्छा। ना मराहत है ना कोई पर्सन प्रिविलेजेस है। ये बड़ी ओपन बात है। मैं भी बतौर वज़ीर आज़म की टीम का कैबिनेट के मेंबर के तौर पे कोई तनख्वाह नहीं लूंगा। तो ये जो है ये है तब्दीली नहीं। आप और पिछले 4 सालों में आज मुझे 5 साल बताया गया। मैं आपकी बात नहीं करता, लेकिन जो 18 लोग हैं, 5 मुशीर और 13 जो बाकी लोग हैं, यानी कि 18 जो गैर मुंतखब लोग हैं, दफ्तर तो है उनके पास, गाड़ी भी है, दफ्तर में स्टाफ भी होगा, तो थोड़ा बहुत बोझ तो बनते हैं वो सर। लेकिन देखें पिछले 5 साल से कोई कैबिनेट डिवीजन ने नई गाड़ी नहीं खरीदी, कोई वजीरों और मुशीरों पे माजी की हुकूमतों की तरह अल्लाह तआला पे करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया, बल्कि अखराजात कम हुए हैं। वज़ीर आज़म हाउस के, काबीना के, वजीरों के, मुशीरों के, आप इस पर पूरी एक रिपोर्ट बना के 2 सालों में मैं चाहूंगा जो हुआ आप चेक करें और माजी की हुकूमतों और काबीनों पर होने वाले अखराजात से इसको मुआवजना करें। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है और बड़ा विजिबल डिफरेंस है। ये करोड़ों में सेविंग हुई है, कोई ये लाखों हजारों की नहीं है। अच्छा, हाँ साहब से गुजारिश ये है कि अपनी और काबीना की तरह डबल कर ले, बल्कि 4 गुना कर ले। जो तनख्वाह नहीं लेते उन्हें भी तनख्वाह दें, मगर खुदा के लिए कुछ काम भी कर ले। काम करेंगे तो मुल्क की आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ाने के लिए तो एक भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके बरक्स कभी रोजगार में कमी, कभी रुपए की कदर में कमी, ग्रोथ रेट में कमी, अब टैक्स वसूली में कमी। तो किसी को इस बात पर एतराज नहीं कि काबीना के अखराजात ज्यादा है या सिर्फ गाड़ियों और उसके ईंधन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। बिजली के बिलों और दफ्तरों के अखराजात, स्टाफ और प्रोटोकॉल पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद कौम को यह भाषण कि हमने अखराजात कम कर दिए, ये एक भयानक मजाक से कम नहीं है। वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है या लतीफा है कि किसी पहलवान के आगे खाने के लिए 40 रोटियां रख दी, तो उसने कहा कि आपने तो मुझे भूखा नंगा ही समझ लिया, मैं को पेटू हूं, तो 1 रोटी कम कर दो। तो 39 रोटियां खाने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि वो पेटू नहीं और ये कहे कि वो तनख्वाह नहीं लेता, तो उसके अमले, प्रोटोकॉल, दफ्तर के खर्चात, गाड़ियों तक के खर्चात, ये सब कौन देता है? ये तो अवाम के टैक्स से जाते हैं, या वो भी फाजिल वुज़रा और मुशीरान अपने पल्ले से अदा करते हैं। तो वैसे भी जो लोग तनख्वाह नहीं लेते
उनके बारे में लोग अच्छा तासुर नहीं रखते। लोग ये कहते हैं कि जो तनख्वाह नहीं लेता वो कहीं और से माल कमाता है। तो बराए मेहरबानी तनख्वाह जरूर लें और काम भी करें ताकि आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने आज एक बार फिर मुतालबा किया कि उनके खिलाफ चलने वाले केस को ओपन किया जाए, यानी बराह रास्त आवाम को दिखाया जाए, कैमरे लगाए जाए, रिकॉर्डिंग की जाए। शाहिद खान अब्बासी ने क्या कहा, वॉच दिस। हम इन उदालतों से नहीं घबराते क्योंकि अल्लाह के करम से हम हक पर हैं। जो हमारा बयानिया है वो दुरुस्त है और वो बयानिया इन अदालती केसों से नहीं दबेगा। आज की मिसाल आपके सामने है। आज अदालत में हमने ये पिटीशन दी थी कि इस अदालत की कार्रवाई पाकिस्तान की अवाम को दिखाई जाए। एक टीवी कैमरा लगाएं, खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे ताकि पाकिस्तान की अवाम देख सके कि हमारे मुल्क में नैब की अदालतों में क्या हो रहा है, नैब क्या कर रही है। अवाम के नुमाइंदे का ये हक है, जो आपने इल्जाम लगाया है उस पर, जो आप उसको ट्रायल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अवाम की देख सके। इसमें क्यों हुकूमत घबराती है, इसमें क्यों अदलिया घबराती है, इसमें क्यों नैब घबराता है। हमारी डिमांड है, हम कहते हैं हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हमारा ट्रायल अवाम के सामने करें। अगर हिम्मत है तो, अगर चोरी छुपानी है फिर जो आप कर रहे हैं वो आपको गुब्बारे को। मैंने कहा ये कौन सी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, ये बता दें। क्या अवाम की वोट से मुंतखब होना खिलाफ वर्जी है? क्या वजीर होना खिलाफ वर्जी है किसी कानून की? क्या वज़ीर आज़म होना खिलाफ वर्जी है? जो आदमी खुद एक मुतनाज़ा रिग्ड इलेक्शन के जरिए आया हो, वो इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहा है। ये वही बात है कि आज चेयरमैन नैब जो है वो हम पे मुकदमे बना रहे हैं और जिस पर खुद मुकदमे बनने चाहिए वो आज मुकदमे बना रहे हैं। इसी तरह इमरान खान जो किसी इलेक्शन कानून की खुद परवाह नहीं करता, वो इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी पर जो इल्जाम लगाया उस पर तो उसे तमगा हुस्न कारकर्दगी मिलना चाहिए कि एक मिनिस्टर ने, या जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक महकमे का नाम तब्दील किया, ये है उनके खिलाफ एक चार्ज। तो ये वाकई जो कहानी चल रही है नैब की अदालत में, एहतसाब अदालत में जो केस चल रहा है वो वाकई इस काबिल है कि उसे कैमरे लगाकर पूरी आवाम को दिखाया जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा मुज़ाहिका खेज केस और हो नहीं सकता। साबिक वज़ीर तालीम एहसन इकबाल पे, ख्वाजा आसफ पे, शाहिद खान अब्बासी पे, साद रफीक पे, शहबाज शरीफ पे, उनकी फैमिली पे और बहुत से लोगों पे केस नैब ने बनाए हैं। लेकिन कमाल है कि नैब को ना मालम जब्बा नजर आया, ना BRT नजर आया, ना हाल ही में चीनी का बहुत बड़ा स्कैंडल आया वो नजर आया, ना गंदम शॉर्ट हो गई वो मंगाई जा रही है, ना वो नजर आया, अद्वियात का स्कैंडल नजर नहीं आया। तो इस इदारे को तो इतने बड़े बड़े स्कैंडल के ऊपर आंखें बंद रखने पे भी एक और मेडल मिलना चाहिए। शायद तमगा उसने कारकर्दगी एक छोटा तमगा हो तो इनको तो नोबल इनाम मिलना चाहिए जिस तरह के केस बना रहे हैं। कल एहसन इकबाल साहब पे केस बनाया गया और केस भी ये था कि उन्होंने फंड यानी फंड किसी के लिए मुख्तस थे और वो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एलोकेट कर दिए। यानी एक मिनिस्टर अपने ही मातहत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें फंड भी बिल्कुल यानी दाएं बाएं नहीं कर सकता। तो ये केस बनाया गया। करप्शन का इल्जाम नहीं है कि उन्होंने जेब में डाल लिए, इल्जाम ये कि उन्होंने फंड्स किसी प्रोजेक्ट पे लगा दिए। तो लगाए तो प्रोजेक्ट के ऊपर ही, लेकिन सुभान अल्लाह वो कहते हैं ना, सब मिलके कहो सुभान अल्लाह। तो नैब जो कुछ कर रहा है, वैसे तो आजकल नैब कर कुछ नहीं रहा। मैं आपको बताऊंगा नैब ने एक और आज बड़ा हम केस भी खत्म किया है, वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। और ये भी बता दें कि आजकल नैब वैसे भी ऑफ ड्यूटी है, लेकिन चूंकि ये केस ऑलरेडी बने हुए हैं तो ये अदालतों में चलने अब रेफरेंस बना के उनको पाए अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नैब की जगह एंटी करप्शन ले चुका है और एंटी करप्शन की माशाल्लाह आज बहुत ही बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहजाद अकबर साहब ने और उनके साथ बैठे हुए थे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, और उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन को हजारों दरख्वास्त से वसूल हो रही है करप्शन की। अब पता नहीं वो माजी की है या हाल की है या आगे जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हाल तो किसी को नजर नहीं आ रहा। तो ये दरखास्तें भी कोई यानी कोरोने वाला की होगी, पुराने केसेस की। नए तो माशाल्लाह नए पाकिस्तान में तो ना करप्शन हो रही है, ना किसी को पता है, ना ही वो FIA के कल एक अफसर ने इल्जाम लगाए उसका हुकूमत को ठीक तरह से जवाब दे रही है। तो नैब को बनता है जनाब कोई बहुत बड़ा एजाज देना। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वज़ीर इमरान खान अफगानिस्तान का पहली बार दौरा कर रहे हैं और आज अफगानिस्तान में उन्होंने बड़ा मसरूफ दिन गुजारा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले जनूबी वज़ीरिस्तान में पाशा ज़ियारत के नज़दीक सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला करके 2 फौजी जवानों को आज शहीद कर दिया। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जबकि हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की हमें इतलात जो है वो मिल रही है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब भी दहशतगर्द हमला आवर है और ये कहा जाता है कि ये दहशतगर्दों के लिए अब भी जो रास्ते खुले हैं वो वाया अफगानिस्तान ही खुले हैं। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी हुकूमत अफगानिस्तान के साथ इस मामले को हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाक फौज के 2 जवानों की जो आज शहादत हुई उनमें 32 साल हवालदार मतलूब आलम और 25 साल सिपाही सुलेमान शौकत शामिल हैं। इसके अलावा DIG CTD उमर शाह ने आज बड़ा यहाँ इंकशाफ किया और इंकशाफ किया कि सिंध में रॉ जो है वो एक बार पूरी तरह एक्टिव है और सिंध में पिछले दिनों रॉ ने जो हमले किए थे कराची में भी किए थे और दूसरे सिंध कुछ शहरों में किए थे जिनमें मीरपुर खास था, वहाँ पे सिक्योरिटी इदारों पे खासकर रेंजर की गाड़ियों पे हमले किए गए थे, तो उसमें मुलव्वस 4 लोगों को गिरफ्तार किया। तो इन लोगों ने जून जुलाई और अगस्त के 3 महीनों में सच्चल यानी कराची का इलाका, कोटरी, लियाकताबाद, एहसास सेंटर और गुलशन हदीद में रेंजर्स के ऊपर हमले किए थे, जबकि गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक कौम परस्त तंजीम SRA से बताया जाता है। ये सिंध रेवोल्यूशनरी कोई अलायंस बना है या इस तरह की कोई तंजीम है जिसके बारे में कहा जाता है कि इनको भारत की तरफ से सपोर्ट है। तो SRA को बैरूनी कुव्वतें फंडिंग फराहम कर रही है। DIG CTD ने आज इस बात का इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो सिंध के अंदर एक्टिव है। अब इसका सरगना कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका हेड कौन है, उसकी तलाश जारी है और जो गिरफ्तार दहशतगर्द है इनको मुकामी पॉलिटिकल जो फोर्सेस है उनकी भी हमायत शामिल है। तो सिंध के अंदर भी उसी तरह का काम हो रहा है जिस तरह बलूचिस्तान में हमने देखा कि बलूचिस्तान में मिलादी पसंद तहरीक चल रही है, उनको भी रॉ फंडिंग कर रही है और सिंध के अंदर भी इस तरह की कोई SRA नामी तंजीम है जो कौम परस्त जमातों में सबसे ज्यादा एक्टिव है। और ये CTD का यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पाकिस्तान का, उसका ये इल्जाम है। DIG उमर शाह ने आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये 4 मुलज़िम उसी नेटवर्क का हिस्सा है जो हमले कर रहे थे। इनसे दस्ती बम बरामद किए गए हैं। इनमें से जो नाम आए उनमें एक सुहेल मिरानी है, एक बशीर शर नाम है। इसके अलावा ये कहा गया कि ये जो मुलजमान है ये फ्यूचर में भी हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। एक इन्होंने थाने को हमले का निशाना बनाना था जो कराची का मुबीना टाउन थाना है। इसके अलावा चीनी जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उनके कॉन्वॉय पर या उनकी बस पर हमला करना चाहते थे। तो इससे लगता यूं है कि CPAC अब भी भारतीय एजेंसी रॉ का टारगेट है और बलूचिस्तान में एक्टिविटी के बाद अब सिंध में भी उन्होंने इस तरह का अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया है। हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उसको काउंटर तो कर लिया है, लेकिन इसमें जो अहम बात है जो मैं अफगानिस्तान से रिलेट करना चाहता हूँ और जो आज वजीरिस्तान में हुआ और आज अफगानिस्तान के हवाले से बहुत खबरें हमारे पास चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर भी पहली बार अफगानिस्तान गए हुए हैं। आम खबर ये कि इस SRA का सरबराह असगर शाह है और ये नेटवर्क भी अफगानिस्तान से ट्रीट होता है और ये असगर शाह अफगानिस्तान में मौजूद है और उस वहां से उस नेटवर्क को यानी जो सिंध में मौजूद है उनको अफगानिस्तान से हदायत दी जाती थी। तो कराची के अंदर पिछले 3-4 महीने बड़ी मिस्ट्री थी कि कौन से ऐसे लोग आ गए जो कराची में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के ऊपर दस्ती बम फेंक रहे हैं और उनके ऊपर उनको निशाना बना रहे हैं। तो इसका आज जो है वो भांडा फूट गया है, सुराग मिल गया है और एक बार फिर इस मामले के पीछे रॉ निकली है। पिछले दिनों भी DISPR ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर रॉ की सरगर्मियों के हवाले से बड़ी डिटेल डोजियर पेश किया था। तो ये उनमें एक एड ऑन हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसका भी एक ख्याल रखें कि आपकी आपस की लड़ाइयों में दुश्मन तो आपका फायदा नहीं उठा रहा। हम आपस में इस वक्त पॉलिटिकल एक घमसान की जंग चल रही है जिसमें लोगों ने मुख्तलिफ पोजीशनें ली हुई है, तो इसका फायदा दुश्मन उठा रहा है। बलूचिस्तान में तो एक्टिव था ही, अब सिंध में भी हम देख रहे हैं कि वहां भी एक ऐसी तंजीम का वजूद मिल गया है जो कि रॉ के लिए काम करती है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग और ये खतरे की बात है। आप लड़ाइयाँ अपनी लड़े, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ जरूर लड़े, लेकिन ये ख्याल रखें कि दुश्मन इसका फायदा ना उठाए। आगे बढ़ते हैं और नैब के हवाले से मैं आपको खबर देता हूँ। नैब की 2 खबरें। एक तो एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी की बजाय बुलेट प्रूफ गाड़ी में पेश करने का हुक्म दिया है।
जराये के मुताबिक आज एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन के सामने केस पेश हुआ। दरख्वास्त दी गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से कि उनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है और उनको, वो बीमार हैं, उन्हें कमर में तकलीफ है, बख्तरबंद गाड़ी में उनको झटके लगते हैं। तो इस दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। तो आज ये फैसला सुना दिया गया और ये कहा गया कि शहबाज शरीफ को बख्तरबंद की बजाय बुलेट प्रूफ गाड़ी में पेश किया जाए। इसके अलावा हमजा शहबाज का भी केस था, उन्हें भी बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेश करने से रोक दिया गया है। तो लाहौर पुलिस की जानिब से शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में आज अदालत पेश किया जाना था, जिस पर शहबाज शरीफ ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि वो उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में लाया जा रहा है। और ये जब से फयाज हसन चौहान साहब वज़ीर जेल खाना जात लगे हैं तो लगता ही है कि एक ख़ास फोकस है उनका, ख़ास मोहब्बत है शहबाज शरीफ से और उनकी फैमिली से। और पिछले तो खास और ही हाथ फिर कहा था कि मैं मज़ा चखाऊंगा, बताऊंगा, तो वो मज़ा ये था कि बख्तरबंद गाड़ियों में इनको अदालत लाया जाए। और बीमार लोग हैं, बकौल उनके अदालत ने इस बात को माना कि बख्तरबंद गाड़ी में लाया जा रहा है और गाड़ी की हालत दुरुस्त नहीं है और एक बंदा मरीज है तो मुल्ज़म ही, चाहे उसे बख्तरबंद गाड़ी में लाएं, चाहे आप उसे टैंक में लाएं, गाड़ी में लाएं, कार में लाएं या बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाएं। और वैसे भी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ को थोड़ा उनका इख्तियार जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से भी दुश्मन एलिमेंट मौजूद हैं। पिछले दिनों आपको पता ही है कि रॉ के हवाले से कितनी खबरें सामने आई कि लाहौर में भी काम शख्सियत को टारगेट बनाना था, उसके लिए दुबई से बैठ के ग्रुप ऑपरेट कर रहा था, जो शूटर तलाश कर रहा था और उनको साइन कर रहा था कि लाहौर में जाएं और किसी अहम शख्सियत को, हाई प्रोफाइल को निशाना बनाएं। तो ये हाई प्रोफाइल शख्सियत है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, बेशक मुल्ज़म है लेकिन इनकी हिफाजत भी करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि अगर ये बीमार है तो फिर उनको बख्तरबंद गाड़ी में लाकर उनको जो है लाने की क्या ज़रूरत है, उनको कल को ये वक्त किसी और पे भी आ सकता है। तो अब अदालत ने चूंकि इस पर फैसला दे दिया है और अदालत ने कहा जी कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही उन्हें लेकर आए। लेकिन दूसरी आप खबर ये कि चौधरी परवेज़ के खिलाफ एक बहुत पुराना केस चल रहा था नैब के अंदर गैर कानूनी भर्तियों का, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बंद करने का फैसला कर लिया गया। आज नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है और नैब वकील के मुताबिक चौधरी परवेज़ लाई के खिलाफ ये जो इलीगल लोगों को भर्ती करने का जो मामला था, इनकी इन्वेस्टिगेशन बंद करने का फैसला किया गया है। जस्टिस सदाकत अली खां की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की तो नैब के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चौधरी बरादर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इन्वेस्टिगेशन वो तो चल रही है, वो आखिरी मराहल में है। तो अदालत ने पूछा कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कब से आप इंक्वायरी कर रहे हैं, तो नैब के वकील ने बताया जी कि पिछले 20 साल से चौधरी बरादर के खिलाफ केस चल रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने फिर आइंदा इस बात पर डीजी सलीम शहजाद को भी तलब कर लिया। तो अदालत ने यह कहा कि डीजी नैब अदालत को जाकर बताएं कि 20 साल से क्यों इंक्वायरी पेंडिंग है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात के हवाले से भी दरखास्तें दायर कर रखी है। तो हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को डीजी नैब लाहौर को भी तलब कर लिया है। तो एक इंक्वायरी तो उनके खिलाफ खत्म हो गई लेकिन बाकियों के लिए भी अब डीजी नैब को बुलाया गया है ताकि ये मामला भी आर पार लगाया जा सके। चौधरी परवेज़ लाई इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ है और पंजाब में वो स्पीकर के ओहदे पर फाइज है, वज़ीर पंजाब भी रह चुके हैं। तो उनके खिलाफ जो गैर कानूनी भर्तियों का ये मामला शायद इसलिए आज खत्म कर दिया गया कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़िया बयान दिया था कि जनाब वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से सवाल पूछा गया कि वो अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो जायज़ है क्योंकि लोग जब वोट लेकर आते हैं तो फिर उनके जो वोटर होते हैं वो उन पर दबाव डालते हैं। तो भर्तियों को या नौकरियों को जो वो करप्शन जो है उससे दायरे से खारिज कर दिया गया। तो नैब तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर को बहुत मानती है, तो उन्होंने फ़ौरन इस पर अमल किया और गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस जो है उसके ऊपर कांटा लगा दिया और ये रेफरेंस जो है आज बंद हो गया। और अब कुछ कोरोना की बात कर लें क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इतलात ये है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 34 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। और कोरोना के हवाले से ये कहा जा रहा है कि एहतियात करें, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज अभी सिंध में हैं। सिंध के बारे में जाहिर है सिंध में तो अभी जलसे नहीं हो रहे लेकिन कोरोना बहुत फैला हुआ है। इसके अलावा बलूचिस्तान हुकूमत ने पूरे सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो ये कहते हैं कि जनाब कोरोना वायरस से जिन इलाकों में बढ़ रहा है कोरोना वहाँ पे लॉकडाउन किया जाएगा। तमाम सरकारी, निजी दफातर, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉलों समेत तमाम मकामात पर बलूचिस्तान में भी मास्क लाजमी करार दिया गया है
और ऐलान किया गया कि मास्क इस्तेमाल न करने के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तफरीह मुकामात शाम 6 बजे, शॉपिंग मॉल, मार्केट, शादी हाल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होंगे। तो तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला हो नहीं सका। 23 नवंबर को इजलास होगा तो बलोचिस्तान गवर्नमेंट भी इस पर फैसला करेगी। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा एक इजलास हो रहा था 20 नवंबर को कौमी असम्बली का, तो उसे भी जो है यानी ये कल इजलास शुरू हो रहा था, वो इजलास भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो सेनेट की कमेटियों के इजलासों पर भी पाबंदी लगा दी गई है और तीसरी बार इसमें एक्सटेंशन कर दी गई है। इसके अलावा पंजाब में लाहौर, मुल्तान, बक्कर, बहावलपुर, रावलपिंडी, सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। लाहौर में भी 8-9 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। वज़ीर सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में तकरीबन 4 मरीज इंतकाल किए, जबकि 1127 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ारत तालीम ने तजावीज़ भेज दी है सूबों को, और तजवीज़ यह है कि तालीमी इदारों को 24 नवंबर से 31 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां करते हुए बंद कर दिया जाए। होमवर्क और ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए इंतजाम किए जाए। जबकि दूसरी तजवीज़ ये भी है कि 24 नवंबर से आप प्राइमरी स्कूल, 2 दिसंबर से मॉडल स्कूल, जबकि 15 दिसंबर से हायर सेकेंडरीज या स्कूल के बच्चों को इदारों में आने से रोक दिया जाए। इसके अलावा हुकूमत पहले ही शादी हॉल्स के हवाले से भी SOP जारी कर चुकी है कि शादियां जो है वो ओपन हो सकती हैं, यानी खुले मकामात पर, और 300 से ज़ायद लोगों को शिरकत की इजाज़त नहीं है। और आखिरी खबर ये कि 4 साल कबल यानी 2016 में एक प्यारा हादसा हुआ था हवेलिया में। उस हादसे में एक बहुत ही अहम शख्सियत जुनैद जमशेद, जो सिंगर कम उसके बाद रिलीजियस स्कॉलर बने, उनका इंतकाल हुआ था। उसके बारे में आज एक रिपोर्ट जारी हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार पायलट नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग का अमला था जिसने मेंटेनेंस में गफलत बरती। 4 साल बाद ये इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। इससे पहले कहा जा रहा था कि जी पायलट जिम्मेदार है और पाकिस्तान में होने वाले हर हादसे का जिम्मेदार पायलट को ठहराया जाता है। और पायलटों के हवाले से पिछले दिनों हुकूमत ने बड़ा स्टैंड लिया था कि जी पायलटों की डिग्रियां जाली हैं, और ये आलमी सतह पे हमारी बदनामी का बायस भी बना था। तो आज एक और फैसला जब सामने आया तो उसमें कम अज़ कम ये बात सामने कि पायलट जो है वो इस मामले में बिल्कुल वो नहीं थे। मेंटेनेंस का मसला था। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने मेंटेनेंस किए बगैर त्यारे को उड़ने की इजाज़त दी, और जिसका नतीजा ये निकला कि हवेलिया के मुकाम पर यह त्यारा गिर कर तबाह हुआ, जिसमें जुनैद जमशेद समेत तकरीबन 60 लोग शामिल थे। और ये बड़े ही एक अफसोसनाक हादसा था जिस पर बड़े अरसे तक ये बहस होती रही कि ये क्या मामला है, और इसको भी पायलट की गलती पर डाला जा रहा था। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों और तबसरों तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।